साथियों नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 26 जनवरी करीब आ चुका है। इस अवसर पर मुझे लगा कि हर वर्ष के व्हाट्सएप और फेसबुक आधारित संवाद से हटकर आपसे कुछ सार्थक संवाद होना चाहिए। क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर और शिक्षक हूँ, ऐसे में मेरा अधिकांश समय विद्यार्थियों और मरीजों के बीच व्यतीत होता है। इस संवाद की प्रक्रिया में कुछ गिने चुने प्रश्न हैं जो अधिकतर छनकर बाहर आते हैं। उन सभी प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि आखिर एक छात्र की भूमिका में जब हमारे पास समय और संसाधन सीमित हैं तो हम किस प्रकार समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। हालांकि काफ़ी समय तक मेरे पास भी इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, पर कुछ समय पहले एक पुस्तक पढ़ते हुए मुझे इसका उत्तर मिला। इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी गोवा की राजधानी पणजी से 13 किलोमीटर दूर मापुसा नाम का एक कस्बा पड़ता है। यहाँ पर्रा नाम का एक छोटा सा गांव है। यह गांव दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक है तरबूज और दूसरा है एक शख्स। आखिर वह कौन है, यह जानने के लिए आपको अंत तक चलना होगा। खैर, फिर लौटते हैं पर्रा की ओर, जहाँ 60 और 70 के दशक में जब यहाँ बम्बई जाना विदेश जाने के बराबर था, तब पर्रा की पहचान थी वहाँ का तरबूज मेला, जहाँ लोग मुफ्त में जितना चाहें उतना तरबूज खा सकते थे। बस शर्त इतनी सी थी कि तरबूज को खाकर उसका बीज पास रखी हुई टोकरी में थूकना होता था। उन दिनों इस मेले में एक लड़का भी आया करता था। कुछ समय बाद वह लड़का अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चला गया। कुछ साल बाद जब वो वापस गोवा लौटा तो उसका ठिकाना मापुसा से बदलकर पणजी हो चुका था। एक दिन वह बाजार गया तो वह जानकर हैरान रह गया कि अब बाजार में मापुसा के तरबूज नहीं मिलते। फिर जब वह तरबूज की खोज में पर्रा पहुंचा तो उसने पाया कि तरबूज मेला करवाने वाले ज़्यादातर किसान या तो अब किसानी अपने बेटों को सौंप चुके हैं या अब वह नहीं रहे। जब कमान उनके बेटों के हाथ आई तो उन्होंने तरबूज मेले में खाने के लिए छोटे और कम मीठे तरबूज रखने लगे, जबकि पहले मेले के लिए सबसे अच्छे तरबूज रखे जाते थे। असल में तरबूज मेले के पीछे की सोच मेले में मिलने वाले तरबूजों से भी ज़्यादा शानदार थी। मेले में मुफ्त तरबूज खिलाकर न सिर्फ किसान लोगों का प्यार बटोरते थे, बल्कि उन टोकरी में थूके हुए बीजों से वह अपनी अगली फसल के लिए बीज इकट्ठा किया करते थे, वह भी एकदम मुफ्त में। क्योंकि तरबूजों से बीज निकालवाने के लिए उन्हें अलग से पैसे खर्च करने पड़ते थे, जबकि मेले में यह काम मुफ्त में हो जाया करता था। साथ ही पहले जब मेले में खाने के लिए सबसे अच्छे तरबूज रखे जाते थे तो बीज भी सबसे अच्छी क्वालिटी के निकलते थे। पर जब किसानों के बच्चों ने किसानी संभाली तो वह ज़्यादा कमाई के लालच में सबसे अच्छे तरबूज बाजार में बेचने लगे, जबकि मेले के लिए कम अच्छे तरबूज रखने लगे। ऐसे में जब उन्हें अगली फसल के लिए बीज मिले तो वह भी कम अच्छी क्वालिटी के मिले। इस तरह पर्रा की पहचान रहे तरबूज बाजार से गायब होते गए। फिर उस लड़के ने काफ़ी मेहनत करके हाइब्रिड बीजों के सहारे पर्रा के लगभग खत्म हो चुके तरबूजों को वापस जिंदा किया, क्योंकि उसका मानना था कि अगर अच्छे बीज नहीं बोने से सिर्फ 10 साल के भीतर ही इतने पुराने तरबूज गायब हो सकते हैं, तो क्या बिना अच्छी शिक्षा के हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं बुझा सकती। अगर हम आज अपना सबसे अच्छी चीज़ अगली पीढ़ी को नहीं देंगे तो उनकी बेहतरी की उम्मीद रखना बिल्कुल बेमानी होगी। खैर, वह लड़का आगे चलकर देश का पहला IITian मुख्यमंत्री बना। गोवा पर उसने 1-2 नहीं बल्कि 4 बार हुकूमत की। इसके बाद वह आगे चलकर देश का रक्षा मंत्री बना। यह लड़का, जिसे आप और मैं मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर यानी मनोहर पर्रिकर के नाम से जानते हैं। इस कहानी में हमने देखा अच्छे तरबूज तभी प्राप्त हुए जब अच्छी गुणवत्ता के बीज डाले गए। जब बीजों की गुणवत्ता कम हुई तो एक सदियों पुरानी फसल को भी अपनी पहचान खोलने में भी समय नहीं लगा। यही बात हम सभी, विशेषकर आप छात्रों पर भी लागू होती है। छात्र होने के नाते आज जो भी संस्कार या गुण आप अपने भीतर रोपित करेंगे, उसका परिणाम
न सिर्फ आप और आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ेगा बल्कि राष्ट्र पर भी पड़ेगा। वह संस्कार और शिक्षा ही थी जिसने सन 1945 की हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी के बाद जापान का पुनरुद्धार कराया। वह शिक्षा ही थी जिसके बल पर दुनिया भर से निर्वासित यहूदियों ने इजराइल नाम की महाशक्ति को खड़ा किया। छात्र और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते आपका सबसे बड़ा धर्म शिक्षा को न सिर्फ ग्रहण करना बल्कि उसकी रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना भी है। याद रखिए कि आपसे आपका घर, ज़मीन, सोना, चांदी और बाकी अन्य संपत्तियां छीनी जा सकती हैं, परंतु शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जो दुनिया की कोई शक्ति आपसे नहीं छीन सकती। धन्यवाद। जय हिंद।